भैया आपने एक शब्द का यूज किया फाउंडेशन बैच। हाँ। ये इसकी थोड़ा प्रक्रिया को बताइए या समझाइए कि क्या होता है फाउंडेशन। अगर मैथ्स का टीचर पढ़ाते समय ये भी बताता जाए कि इसमें से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं बैच में। तो ये तो एक प्रकार से वो नहीं बगे लाइकनेस नहीं आ गई बच्चे में कि उसने पूरी स्कूलिंग भी नहीं किया, स्कूल में उसको पढ़ने देना चाहिए, क्या पता वो स्कूल में ही उतनी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। इसको थोड़ा बताइए कि मैथ जो आ रही है किन किन एग्जाम्स में आती है, लगभग जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, फैट हो गया, ट्रिपल एसएसआर, इसमें या और भी एग्जाम्स में किन किन एग्जाम्स में लगभग मायने रखती है कि मैथ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। तो हम इसको जानना चाहेंगे कि जैसे स्टूडेंट जब आता है तो आपके जैसे हम स्टूडेंट से पूछा हमने तो उन्होंने बताया कि आप जब एंट्री करता है आपकी क्लास में जब स्टूडेंट तो आप 3 क्वेश्चन जरूर डाल देते हैं उससे। अभी आप ऐसे स्टूडेंट से कभी परिचित नहीं हुए जिसको मैथ से एकदम मतलब भय लगता हो, डर लगता हो, मैथ का नाम सुनते ही मतलब पसीने छूट जाते हो, उसको एज ए चैलेंज के रूप में कभी लिया ऐसे स्टूडेंट के? गणित की एक रटने की प्रक्रिया होती है। जब कहते हैं कि जब समझ में चीजें नहीं आए तो ये भारत की पद्धति है कि जो चीज ना आ रही हो उसको जुगाड़ से सेट किया जाता है। जुगाड़ मैथमेटिक्स में जुगाड़ मतलब रटना। तो इस रटने की थोड़ा सा इसको लॉजिक को समझे, किस स्तर पर आगे रटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें जो है शॉर्ट ट्रिक का खेल बहुत तगड़ा आता है, बहुत गजब का होता है। और इसकी खास बात है ये मीठे जहर की तरीके होती है। अच्छा 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। अब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से अब बिना शॉर्ट ट्रिक के साथ ये कैसे संभव हो? ये संभव नहीं हो पाता। अच्छा के मारते भी हैं कि मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं? अब ये जनहित में जारी है, बाकी आप समझ पा रहे हैं। और मैथ्स का टीचर थोड़ा सा होता है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज हम एक नई चर्चा के साथ आपके सामने अपने चैनल जनहित में जारी भाई आदित्य के साथ हाजिर हैं। चर्चा ऐसे व्यक्ति के साथ है जो मास्टर हैं। मास्टर एक विषय के हैं जिसको समझा जाता है, बड़ा ही तगड़ा विषय कहा जाता है। स्टूडेंट अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो उसको आप बेहतर से समझ सकते हैं। जिस विषय की बात कर रहे हैं वो है गणित, क्योंकि ये जिनसे आज बात करने वाले हैं वो साहब गणित के मास्टर हैं। सेना में अधिकारी बनने से पहले आपको उस प्रोसेस से, तैयारी के प्रोसेस से गुजरना होता है। तो उसी तैयारी के फेज वाले ये साहब हैं जो तैयारी करवाते हैं और गणित को पढ़ाते हैं। एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, तमाम प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं ये। तो आज हम इन्हीं से बतियाएंगे और मास्टर साहब बहुत ही कायदे से और चुस्ती से पढ़ाते हैं। तो इन सब के बारे में आज गणित के विषय के साथ बात करने वाले हैं और तमाम मुद्दों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्वागत किया जाए। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जनहित में जारी पर। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कितने साल हो गए इस मास्टरी पे आए हुए या कब से आप पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले जनहित में जारी चैनल पे सारे लोगों का स्वागत करता हूं मैं, और आपका तहे दिल से आभार है कि आपने इस तरीके से समझा कि मैं किसी भी अपने बच्चों को या साथियों को मैथ्स के बारे में कुछ बता पाऊँ। ठीक है, तो अब मेरे को तो लगभग मैथ्स में आए हुए आप तो जान ही रहे हैं, करीबन कई साल से आप भी मुझे पर्सनली जान रहे हैं। मेरे को 12 से 13 साल हो गया है। 2012 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था, तो 2012 में। तब से मैं जून के बाद से लगातार इस यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरी स्टार्टिंग ही टीचिंग में जो हुई वो एनडीए मैथ्स से ही हुई। अच्छा। और एनडीए मैथ्स में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। जो मैंने टीचिंग का पहला कदम अपना रखा मैथ्स की तरफ, वो एनडीए मैथ्स में रखा। छोटी क्लासेस में मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ाता रहा, लेकिन एक प्रोफेशन की तौर पे मैंने जब इसको लिया तो एनडीए मैथ्स में मैंने इसको एज ए प्रोफेशन की तरीके से मैथ्स को आगे कंटिन्यू पढ़ाना स्टार्ट किया। सिर्फ एनडीए, सीडीएस या फिर अलग किसी और भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या सिर्फ एनडीए को ही पढ़ाते हैं? नहीं, देखिए है क्या कि एनडीए मैथ्स क्या है, 11th 12th पे बेसिकली बेस्ड है कि 11th और 12th का सिलेबस ही एनडीए में आता है। तो अगर कभी फाउंडेशन क्लास पढ़ाने का भी मौका मिला तो हम 11th और 12th के भी बच्चों को मैथ्स मैंने पढ़ाया है। इसके साथ साथ एनडीए भी पढ़ाया है और सीडीएस मैथ्स भी पढ़ाई है। बट मेरा जो स्पेशलाइजेशन है या जहाँ तक मैंने इतना समय दिया है वो एनडीए मैथ्स को दिया है। और जो मेरा अपना पर्सनली सोचना है कि एनडीए मैथ्स में मैं अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ या कर रहा हूँ लगातार, या प्रयासरत हूँ और अच्छा करने के लिए। ये है। अभी आपने एक शब्द का यूज किया फाउंडेशन बैच। ये इसकी थोड़ा प्रक्रिया को बताइए या समझाइए कि क्या होता है फाउंडेशन? इसमें होता क्या है कि जो एनडीए मैथ्स है हमारी, एनडीए मैथ्स में होता क्या था कि 1 ईयर में 2 टाइम्स एग्जाम होता है, साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। होता क्या है कि अप्रैल के बाद बच्चा निकलता है, एक एग्जाम अप्रैल में होता है, एक सितंबर में होता है। तो सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए बच्चा आता है, उसमें बच्चे के पास बहुत सारा समय नहीं होता है। पहला अटेम्प्ट मोस्टली बच्चा अगर 12th पास आउट करके आता है तो उसका अटेम्प्ट खराब हो जाता है, या तो उसने 11th 12th में बहुत अच्छा पढ़ रखा हो। ठीक है, तो उसमें बच्चों का जो मोस्टली रिजल्ट देखा गया कि अगर पहले अटेम्प्ट के लिए बच्चा जा रहा है तो मोस्टली कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वो फेलियर का एक बार सामना करता है। तो इसी रिजल्ट को और अच्छा बनाने के लिए और उसको अच्छा आगे बढ़ाने के लिए बच्चे ज्यादातर उनको सफलता मिले, उसके लिए फाउंडेशन बैच लेके आए।
10th के बाद बच्चा 11th प्लस 12th के साथ साथ एनडीए की तैयारी हमारे साथ करता है। अच्छा। वो उनसे फेमिलियर हो जाता है कि क्या किस सिलेबस आता है, किस तरीके से आता है। देखिए मैथ्स तो वही है, लेकिन अगर मैथ्स का टीचर पढ़ाते समय ये भी बताता जाए कि इसमें से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं आपके एनडीए में, अगर ये साथ साथ हम स्टार्टिंग से बताते चलते हैं बच्चे को, तो पढ़ना बच्चे को वही है, पॉइंट आउट करता जाता है, जिससे एक अच्छी प्रिपरेशन उसकी निकल के आती है 12th के बाद। और ये देखने को मिला है कि फाउंडेशन का बच्चा अगर 11 12th के साथ एनडीए की तैयारी कर रहा है तो बेहतर रिजल्ट दे रहा है। ये एक देखने को मिला है। तो ये फाउंडेशन का अभी क्रेज कुछ ज्यादा मतलब लगभग बढ़ चुका है अभी, कि अभी मतलब निचले स्तर पर ही है? अभी जो स्टार्टिंग में मैं 2012 में मैंने स्टार्ट किया था करियर और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। आज अगर कोई बच्चा अपना सेना में अधिकारी बनने का सपना अगर देख रहा है तो ज्यादातर बच्चा अगर समझदार है, गार्जियन समझदार है, बच्चा समझदार है, तो 11 से ही मूव कर रहा है, 10th के बाद से ही मूव कर रहा है। अब फाउंडेशन प्लस एनडीए एक बेस्ट करियर निकल के सामने आ रहा है। पहले बच्चे को क्या करना पड़ता था, किसी के पास 4 अटेम्प्ट है, 2 साल तक जा रहा है। अभी फाउंडेशन के पास बच्चा अगर हमें मिल रहा है तो देखा इधर उसने बोर्ड का एग्जाम दिया और इधर उसने अप्रैल में एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया, एसएसबी दी और आगे रिकमेंड होता चला गया। तो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक भी अगर हम इसे देखते हैं तो एक कम एज में बच्चा रिकमेंड हो जा रहा है, तो उसका वो एज जो 60 ईयर तक जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिट आगे चल के उसको प्रमोशन में एंड सर्विसेज में भी उसके ईयर एड ऑन होते चले जाते हैं। ये बेनिफिट लगातार बच्चों को मिल रहा है। अच्छा। जो अभी तक देखते जैसे कि आप बता रहे कि फाउंडेशन बैच इंटर करने से पहले ही कोचिंग ज्वाइन कर लेता है फाउंडेशन बैच में, तो ये तो एक प्रकार से वो नहीं होगी, लाइकनेस नहीं आगे बच्चे में कि उसने पूरी स्कूलिंग भी नहीं की या स्कूल में उसको पढ़ने देना चाहिए, क्या पता वो स्कूल में ही उतनी अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वो लाइकनेस नहीं हो जाएगी उसकी? नहीं, हाँ, इसमें भी देखिए दो तरीके से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बच्चा जो डमी पे डालता है तो हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में जैसे डमी बच्चा है जो मतलब स्कूलिंग नहीं जा रहा, नॉट अटेंडिंग का है, ठीक है कि नहीं, उसमें सीन क्या होता है कि बच्चा एग्जाम देता है, तो वहाँ पे हमारा मॉर्निंग में वो एनडीए बैच 5 घंटे का ज्वाइन करता है, जीएस इंग्लिश मैथ साइंस, और आपका 1 घंटे की जीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास। उसके बाद वो इवनिंग में हमारे पास रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे को कि पूरा फाउंडेशन 11th और 12th भी कायदे से पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जिससे बच्चे का जो लैकिंग वाला पार्ट है वो स्कूलिंग की तरीके इवनिंग में फाउंडेशन बैच जिसे हम बोलते हैं वो कंप्लीट कराते हैं, मॉर्निंग में पूरा एनडीए कंप्लीट कराते हैं। थोड़ा सा बच्चे के ऊपर बर्डन जरूर बढ़ता है, बट बच्चे का रिजल्ट और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। कहीं ना कहीं बच्चा स्कूलिंग जाने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोचिंग तो 3 घंटे की कर ही रहा है, स्कूल के बाद घर आना, घर के बाद तुरंत कोचिंग जाना, समय ड्यूरेशन आप देखेंगे तो वही जो हम ले रहे हैं वही वो वैसे भी दे रहा है हर जगह पे। तो इधर क्या है, उसका डायरेक्ट करियर, देखिए 12th में डिग्री लेना कंसर्न नहीं है, बच्चे का अपना फ्यूचर करियर बनाना कंसर्न है। वो क्या होता है कि एक रिदम में रेगुलर तैयारी बच्चे की बनी रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। लगातार कई सालों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी उसके बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये बढ़िया। इसको थोड़ा बताइए कि मैथ जो आ रही है किन किन एग्जाम्स में आती है लगभग, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, फैट हो गया, ट्रिपल एसएसआर, इसमें या और भी एग्जाम्स में किन किन एग्जाम्स में लगभग मायने रखती है कि मैथ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है? देखिए मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अगर मैं एग्जाम से हट के बात करूं तो अपने पर्सनल जीवन में भी अगर आप देखें तो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत कैलकुलेटिव चीजें चलती है, मैथ्स आपको बहुत कुछ सिखाती है जीवन में कि आपको किस तरीके से आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखेंगे तो हर जगह मैथ्स लग रही है। आप एक छोटे से आप घर से बाहर निकलते हैं, सामान खरीदने से लेकर ट्रैवलिंग करने से लगा के कहीं भी जाते हैं तो आपकी मैथ्स आपके जीवन में हमेशा आपके साथ चल रही होती है। तो मैथ्स से तो आप पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। एग्जाम की तो बात छोड़ दीजिए, अगर आपको एग्जाम नहीं भी देते तो भी मैथ्स आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है मैथ्स। अच्छा, हम इसको जानना चाहते हैं कि अगर एक टीचर के तौर पर अगर आपको इंट्रोड्यूस करना हो एज अ गणित को, या बताना हो या समझाना हो किसी सामान्य पर्सन को कि क्यों मैथ की उपयोगिता है आज के समाज में जो चल रहे हैं चीजें, इसको थोड़ा सा बताइए कि अगर हम किसी को समझाना हो, नॉर्मल व्यक्ति को जैसे बैठा हो, उसको कैसे आप इंट्रोड्यूस अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैथ्स बच्चा कोई मैथ्स लेना चाहे तो मैथ्स क्यों लेना चाहे, क्या बेनिफिट है उसको मैथ्स स्ट्रीम से अगर जाने के लिए, मैथ्स स्ट्रीम से क्यों करना चाहता है वो, उसका क्या है? तो देखिए मैथ्स स्ट्रीम हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। जितना मैं जहाँ से देख रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ाई करी, बीटेक करा, एमटेक करा, तो मैंने ये देखा कि मैथ्स ज्यादातर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आती है। जैसे सिविल सर्विसेज को ले मैथ्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैथ्स नहीं भी लेता है तो भी अगर बच्चा जाता है तो मैथ्स हर जगह पूछी जाती है। कहीं ना कहीं रीजनिंग का वही फॉर्मेट अगर आप ले लीजिए तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आप इंजीनियरिंग में जाइए, कहीं A to Z कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो किसी ना किसी फॉर्मेट में मैथ्स का सामना आपको करना ही करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, कैरियर ऑप्शंस ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से तो मैथ्स अगर बच्चा लेता है तो उसके लिए बेहतर रहता है।
और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको एक बार आ गया स्टार्टिंग से तो फिर मैथ्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आपने रटा, अगर उसको समझ के प्रैक्टिकल तौर पे लेके चलते हैं, एक इंटरेस्ट की तरीके स्टार्टिंग से कोई टीचर मिल जाता है और आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप कर देता है, उस तरीके से मैथ्स को देखते हुए और पढ़ते हुए चलते हैं, तो जीवन में आपको मैथ्स कभी टफ नहीं लगेगी। अच्छा, अभी आप इंटरेस्ट डेवलप की बात कर रहे हैं, इस पर भी हम क्वेश्चन दागेंगे आपसे। नहीं, बिल्कुल दागिए। पहले तो आप ये बताइए कि क्योंकि जो मुझे लगता है कि गणित एक मतलब स्टेप टू स्टेप चीजें चलने वाली हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट नया आता है आपके पास, मान लीजिए 10th का विद्यार्थी है या फिर 11th का विद्यार्थी है, तो उसको आप किस प्रकार से मतलब अप्रोच करते हैं या किस प्रकार से चीजें सिखाने या बताने का प्रयास करते हैं ताकि उसको आसान भाषा ये में आपका समझ में आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैथ्स को अगर 11th में बच्चा आता है तो पढ़ाया कैसे जाए या सिखाया कैसे जाए। सबसे पहले देखिए, टीचिंग में मैं बताऊं कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्जर्वेशन, मोटिवेशन, देन टीचिंग आती है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में आता है कि सबसे पहले आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसका जो नॉलेज का स्टैंडर्ड है वो कितना है, उसको कितनी सारी चीजें मैथ्स में पता है। ऐसा तो नहीं किसी बच्चे के बेसिक वीक है तो हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को। जब ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे के पास क्या नॉलेज है ये पता कर लेते हैं बच्चे को, देन मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन में क्या आता है कि मैथ्स इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे आपको मैथ्स पढ़ना, मीन्स अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मोटिवेशन का दूसरा शब्द ये है कि हम बच्चे के अंदर मैथ्स पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, देन हम उसको टीचिंग देते हैं। टीचिंग में सबसे पहले आता है बेसिक। अब बच्चे को मैं ऑब्जर्व कर चुका होता हूँ, मोटिवेट कर चुका होता हूँ, अब इसके बाद टीचिंग में देते समय ये बेसिक पहले पढ़ाते हैं। बेसिक में ये है जैसे कोई भी एक चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो ट्रायंगल के बेसिक सारे बच्चों को पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप के ट्रायंगल्स में यूज होने वाले हैं, ऐसे करके बच्चे को बेसिक्स पहले डेवलप करते हैं, फिर उसको एडवांस मेथड पे लेके आते हैं, देन शॉर्टकट बताते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक, शॉर्टकट तक उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। मींस ट्रीट ऐसा कि बच्चे को जीरो नॉलेज है, बच्चे को नॉलेज नहीं। तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ा के चलते हैं जिससे बच्चे का एक इंटरेस्ट डेवलप रहता है। और बेसिक अब डायरेक्ट अगर हम शॉर्टकट बता देंगे या डायरेक्ट उसको एक स्टैंडर्ड पे पढ़ाने लगे और बेसिक उसके नहीं सही है तो फिर बच्चे का क्या होगा कि वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ये आप शॉर्टकट और कई चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको जानना चाहेंगे कि जैसे स्टूडेंट जब आता है तो आपके जैसे हम स्टूडेंट से पूछा हमने तो उन्होंने बताया कि आप जब एंट्री करता है आपकी क्लास में जब स्टूडेंट, तो आप 3 क्वेश्चन जरूर डाल करते हैं उससे कि जो है किस स्ट्रीम से हैं आप, कि आपका मतलब इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, मैथ में कितने नंबर आए हैं, और ओवरऑल कितना मतलब ये तो है। बच्चा जैसे क्लास में एंट्री करता है इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है? लॉजिक ये रहता है कि जैसे बच्चा आया, नया नया बच्चा आता है तो बच्चे का पहले एक तो फैमिलियर करना, टीचर के साथ इंटरेक्शन करना, तो मैं पहले इनिशिएट करके इंटरेक्ट करता हूँ ताकि बच्चे को कल को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हेजिटेशन ना रहे, थोड़ा सा इंटरेक्शन उसके साथ बना रहे। तो उसमें उसका नाम क्या है, नॉर्मल सी चीजें वो फैमिलियर करने के लिए होती हैं कि नेम कुछ तो फैमिलियर करने के लिए है, कुछ उसके बारे में जानना भी मुझे होता है क्लास पढ़ाने से पहले। फैमिलियर करने के लिए जैसे उसका नाम क्या है और क्या उस किसी ईयर में उसने पास आउट किया 12th और उसका 12th में मार्किंग क्या थी और उसका परसेंटेज क्या है मैथ्स का, ओवरऑल परसेंटेज क्या है। तो मैथ्स के टीचर होने के नाते 2 चीजें तो मैं काम की पूछता हूँ, एक तो उसका बोर्ड कौन सा है, मीडियम कौन सा है और मैथ्स में परसेंटेज क्या है। इन 3 बातों से मैं बच्चे की मैथ्स के बारे में आइडिया लगाता हूँ कि बच्चा कितना अच्छा है। अगर मैं क्लास पढ़ाऊंगा किस बात को वो कितना समझ पाएगा। अगर बच्चे का परसेंटेज कम है तो मुझे ये पता चलता है कि पढ़ाते समय उसको समझा के और उससे पूछ के समझना, थोड़ा सा स्पीड अप नहीं रखना है, वो बच्चा एवरेज टाइप का है तो वो हमारी क्लास को थोड़ा सा मैनेज करता है और ये बताता है कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। एक बार वो फैमिलियर हो जाएगा हमारे साथ। नया बच्चा होता है, फैमिलियर नहीं होता है, डाउट आने के बाद भी नहीं पूछ पाता है, लेकिन अगर एक बार वो हमारे साथ फैमिलियर हो गया फिर वो मेरे से अगर कोई डाउट होगा तो पूछ पाएगा। तो वहां तक हमें बच्चे को अपने साथ लेके चलना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बढ़िया। कभी आप ऐसे स्टूडेंट से कभी परिचित नहीं हुए जिसको मैथ से एकदम मतलब भय लगता हो, डर लगता हो, मैथ का नाम सुनते ही मतलब पसीने छूट जाते हो, उसको एज ए चैलेंज के रूप में कभी लिया ऐसे स्टूडेंट के सामने कि ये ऐसा तो मैंने बच्चों के साथ किया है और लिया भी है, और ये तो घर के बच्चे के साथ ही मैंने लिया था। अच्छा। एक घर में हमारे बच्चा था, वो मैथ से बहुत डरता था। 8th स्टैंडर्ड से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैथ से बहुत दूर भागता था, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता था। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसके लिए मैंने काफी सारी चीजें घर में भी सुनी कि मैथ्स पढ़ाते हैं और सही से नहीं पढ़ा पाए, तो फिर मैंने चैलेंज की तरीके उसको लिया और मैंने पढ़ाया और आज बहुत अच्छा कर रहा है। 10th में उसका 85 मार्क्स आया और 12th में भी उसका 88 मार्क्स आया। बहुत अच्छा स्कोर किया उसने और उसके साथ बीटेक करा और आज अच्छी कंपनी में, टीसीएस जैसी कंपनी में वर्कआउट है, अच्छा काम कर रहा है।
और इस तरीके से कैरियर पे भी करा है। यहाँ पे क्या होता है कि चेवेज की तरीके एकेडमी कोचिंग्स में क्या होता है कि मोस्टली बच्चा जो ठीक होता है एक वही सोचता है कि एनडीए के लिए तैयारी करने जाना है, आता है। 11th-12th फाउंडेशन में जरूर बच्चे हमें कुछ कमजोर मिल जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हैं हमें, ऐसा नहीं है, जो बायो स्ट्रीम के होते हैं, एनडीए मैथ्स की उनको तैयारी करना है, उन बच्चों को भी मैंने चेवेज की तरीके दिया है। और एक हिमाचल की बच्ची थी, एक मुझे आज भी याद है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा उस बच्ची का, उसने एनडीए क्वालिफाई किया था और बायो से थी वो बच्ची। अच्छा। तो हाँ, बच्चों ने क्वालिफाई किया है और पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था उसने। बहुत बड़े। तो इस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, मिले हैं लगातार, ऐसा नहीं है। गणित की एक रटने की प्रक्रिया होती है। हाँ, जब हाँ। कहते हैं कि जब समझ में चीजें नहीं आए तो उसको तो रट ये लेते ये हैं। भारत की पद्धति है कि जो चीज ना आ रही है उसको जुगाड़ से सेट किया जाता है। हाँ। जुगाड़, मैथमेटिक्स में जुगाड़ मतलब रटना। हाँ, तो इस रटने की थोड़ा सा इसको लॉजिक को समझे, किस स्तर पर आगे रटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है? मैंने ये देखा कि रटने की प्रक्रिया जो रहती है छोटी क्लासेस में रहता है। जब हमको चीजें नहीं समझ में आता, बहुत ज्यादा उतना ब्रेन विकसित नहीं हुआ होता है, प्रैक्टिकल चीजें हम उतनी नहीं समझ पाते हैं, वहां पे हम रटना स्टार्ट करते हैं। और रटने की भी एक खूबसूरती है, अगर किसी चीज को हम बार बार रटते हैं तो हमको प्रैक्टिकल अप्रोच दे ही देता है लास्ट में। तो कई बार चीजें रटना क्या है, किसी भी चीज को हम बार बार उसी प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, तो रटते रटते क्या होता है कि हमें उसका प्रैक्टिकल ज्ञान होने लगता है। इसीलिए एक दोहा भी है, वो रस्सी आवत जात से सिवट पड़े निशान, है ना। रगड़ते निशान पड़ ही जाता तो है। उसका सीन कुछ इस तरीके से ही है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। लेकिन रटने की तो प्रक्रिया सर, वो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए एक चीज आप रट लेंगे, लेकिन अगर कहीं उसने टर्म्स और उसने लॉजिक चेंज कर दिए या फिर कुछ ही नहीं, numbers तो को- रटने का भी एक सिस्टम है ना कि आपने एक चीज को रटा, मैंने कहा प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर दिया, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी, चीजें समझ में आ गई, रटना छोड़ के फिर समझना शुरू कर देंगे। दूसरे शब्दों में कहेंगे, समझने की प्रक्रिया रटने से ही होके जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग आपकी वहीं से ही होती है। जैसे सफल होने के लिए आपको फेल होना पड़ता है, तो अगर स्टार्टिंग में है आपको कुछ नहीं पता है तो आप चलेंगे तो वहीं से ही, लेकिन एक समय के बाद आप समझने तक पहुंच जाते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं रटने के? जैसे बता दिया कि आप नहीं, अब देखिए रटने का नुकसान ये है कि अगर रटने वाला बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज तक नहीं पहुंच पाया या समझने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाया, जैसे मैथ्स क्या है, समझ के पढ़ी जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ी जाती है। रटने से लेके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तक करने का सफर आपका बहुत तेजी के साथ चेंज नहीं हुआ तो फिर मैथ्स से आप दूर भगने लगेंगे, फिर आपको मैथ्स टफ लगने लगेगी, फिर आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स रट के पढ़ी ही नहीं जा सकती है। हर टाइम पे तो क्वेश्चन चेंज होता है, कितने क्वेश्चन रखेंगे, कितने टाइप रटेंगे, तो रट के तो यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। तो जिन बच्चों को मैथ्स टफ लगती है या लगता है मैथ्स नहीं हो पाएगा, वो यही ही है कि अगर वो समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर तो मैथ्स उनको टफ लगेगी, नहीं कर पाएंगे। इससे बचने का कोई उपाय है कि रटने इससे बचने का उपाय है कि अगर स्टार्टिंग क्लासेस में कोई भी चीज मैथ्स को पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में पढ़ाया जाए। प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जैसे कि अगर छोटी क्लासेस में हम देखते हैं कि कोई ऐड वगैरह सिखाया जाता था, तो गोल गोल ऐसे बबल टाइप का नहीं, स्टैंड ये 4 प्लस इसमें 5 ऐसे करके, और विजुअलाइज करके वही प्रैक्टिकल मतलब विजुअलाइज करके, विजुअलाइज करके, तो किताबें बहुत सारी आने लगी, चित्र दिखाने लगी, ताकि अभी तो शिक्षा का स्तर काफी अच्छा हो गया पहले से। कई जगह पे अभी विजुअलाइज और प्रैक्टिकल करके अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चा स्टार्टिंग से फिर चीजों को उसी तरीके से लेने लगता है, तो फिर आगे भी वो चीजों को समझ के ही पढ़ता है और उसी तरीके से करता जाता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें जो है शॉर्ट ट्रिक्स का खेल बहुत तगड़ा आता है, बहुत गजब का होता है। और इसकी खास बात है, ये मीठे जहर की तरीके होती है। अच्छा। हाँ, इसमें होता क्या है कि सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं वाला सिस्टम होता है इसमें। इसमें है क्या कि इसका अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अब इसमें शॉर्टकट की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और समझ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये एनडीए में तो बहुत कारगर है, बड़ी जबरदस्त लगती है। बस लगाना आना चाहिए। जो सीख गया वो मैजिक की तरीके है, और जो नहीं सीखा उसको कभी उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। ये आप समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक एक ऐसी चीज है, शॉर्ट ट्रिक एक अप्रोच है, एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट से ही निकली है। बस उसका क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग से उसको पढ़ के नहीं आता टोल तक, अचानक उसको अगर वो फॉर्मेट दिया जाता है तो प्रैक्टिस मांगता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही सीखने पे वो उसका गलत दुरुपयोग कर बैठता है। उसका नुकसान भी बच्चा झेलता है। उसके लिए प्रैक्टिस और टीचर दोनों बहुत सही तरीके से इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेनेशन उसका पूरा किया जाए। आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है उसमें। तो मैथमेटिक्स के हर चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक है या कुछ ऐसे हैं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट से पढ़ने पड़ेंगे। मोस्टली चैप्टर्स के शॉर्टकट्स, अगर एनडीए मैथ्स की बात मैं करता हूँ तो आपको
शॉर्टकट देखिए दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड शॉर्टकट होता है, एक डेरिवेशन किया, फार्मूला निकला, उसका यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हमारा शॉर्टकट मींस कम समय में आंसर निकाल देना। तो एक रिजल्ट निकाल के रिजल्ट ओरिएंटेड शॉर्टकट होती है। एक वाकई में शॉर्टकट होती है, बड़ी मजेदार होती है, जैसे एंगल पुटिंग करके शॉर्टकट पढ़ाई गई, ऐसे करके कई सारी शॉर्टकट होती है जो व्यक्ति है। कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनमें शॉर्टकट नहीं व्यक्ति, प्रोबेबिलिटी हो गई, आपकी डिफरेंशिएशन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे चैप्टर्स हो गए जिनमें शॉर्टकट नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा हो। किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं चीजें पकड़ने का अप्रोच कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच से ये चैप्टर लगते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छा है, आप उन चीजों को सही तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो आप उनमें अच्छा करते हैं। उनमें समय नहीं लगता है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। ये चैप्टर्स ऐसे बहुत टाइम टेकन वाले नहीं है। जिन चैप्टर्स में शॉर्टकट नहीं लगती है वो चैप्टर्स बहुत टाइम टेकन वाले नहीं है। बस उनमें ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉन्सेप्ट में पकड़ अच्छी हो, आप क्वेश्चंस लगा लीजिए। ये है इंडिया में, जैसे कि हमें जहां तक पता है, अगर गलत है तो करेक्ट करिएगा, 120 क्वेश्चन जहां तक आते हैं। हाँ, मैथ्स में 2 घंटे का समय रहता है, 2.5 घंटे का समय रहता है। अरे उसको जब आप फिलिंग करेंगे तो उसमें तो 2 घंटे या आधा घंटे आप मान लीजिए कि बबल्स फिल अप करने में, क्वेश्चन पढ़ने में 30 मिनट तो आपका चला ही जाता है। 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। अब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से बिना शॉर्ट ट्रिक के साथ ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव नहीं हो पाता। अगर आप, मेरा तो मानना ये है 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि 100% शॉर्टकट नहीं लगती है। 120 क्वेश्चन में आप 120 क्वेश्चन सोचे शॉर्टकट से लगा दें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिलेक्शन 100% पॉसिबल है शॉर्टकट की हेल्प से। तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन जो है आपको इंटर करा सकती है रिटन एग्जाम में? मिनिमम 40 क्वेश्चंस का मैं लेके चलता हूँ। वैसे 30% का है, लेकिन आप 40 क्वेश्चंस मान के चलें। मिनिमम 40 क्वेश्चन 120 में अगर आप सही करवे जाते हैं तो इंडिया आप मैथ्स क्वालिफाई हो जाएंगे। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक यूज करने से तो ये भी होता है ना कि कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो फिर उसका तो मैंने अभी बताया कि शॉर्टकट का इस्तेमाल वही अच्छा करेगा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो कॉन्सेप्ट पहले पकड़ना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट है फिर शॉर्टकट। शॉर्टकट एक अप्रोच है, एक लॉजिक है, उसी कॉन्सेप्ट का निचोड़ है कि कैसे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट तरीके से लगा पाते हैं। तो ऐसा है ही नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट आपके अच्छे ना हो शॉर्टकट का आप अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए, ये है ही नहीं। सर, रिवीजन और मैथमेटिक्स के कोरिलेशन को थोड़ा सा समझाइए। रिवीजन और मैथ्स का क्या, मैथ्स में देखिए कॉन्सेप्ट आपका अगर एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है कि नहीं, तो आप चीजों को कर ले जाते हैं। और रिवीजन एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर जगह पे जरूरत पड़ती है। रिवीजन के बिना तो कोई काम नहीं भाई। देखिए, अगर किसी चीज, अगर आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन अच्छे से लगाना आ गया, आप लगा के जाओगे, बट उसी क्वेश्चन का 10 बार रिवीजन कर चुके हो तो बहुत स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। अगर रिवीजन अच्छा नहीं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। स्पीड एक्यूरेसी एग्जाम कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड आप कितने भी मास्टरमाइंड, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो इसमें रिवीजन मस्ट है भाई। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, यहाँ पे तो और स्पीड वो कॉलेज में सिखाई नहीं जाती है। वो सिखाई जाएगी आपको जो है किसी एकेडमी में। तो आपको एंट्री तो लेनी ही पड़ेगी एकेडमी में। बड़े हैं मैथ के हर टॉपिक पर एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना। और जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको चीजें वो दिक्कत नहीं देने लगती है कि हम कॉन्सेप्ट भी देखें और शॉर्ट ट्रिक भी देखें। नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि दोनों का इस्तेमाल जिसे अच्छा आता है। जैसे कई सारे अस्त्र होते हैं आपके पास, आप अस्त्र का प्रयोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किस चीज का हर जगह आप ब्रह्मास्त्र का यूज नहीं कर सकते। अगर उससे कम में भी काम चल रहा है तो आप ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करेंगे। कहाँ किस चीज का उपयोग करना है ये भी आपको आना चाहिए, और ये सिखाया जाता है आपको शॉर्टकट के साथ कॉन्सेप्ट लगाने के लिए कि कैसे मोर देन ऑप्शन देगा तो वहाँ पे कहाँ पे मोर देन ऑप्शन दे सकता है, कैसे कॉन्सेप्ट का यूज उसके साथ करना है, कैसे शॉर्टकट का यूज करना है, ये सारा कुछ आपको 1 by 1 सिखाया जाता है। अच्छा, अब तो दुनिया भर के टीचर जो है यूट्यूब पर आ गए हैं। मतलब जो नया है वो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई पुराना है वो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। तो एक जब बच्चा नया होता है तो वो भी यूट्यूब का सहारा लेना बिल्कुल पसंद करता है कि हम जाएं देखें क्या क्या टीचर हैं। तो इस चीज को कैसे एक बच्चा कंफर्म करेगा कि हाँ ये जो टीचर है वो सही पढ़ा रहा है या उसके लिए उपयोगी होगा? इस चीज को कैसे एज हम मान लीजिए अध्यापक में स्टूडेंट हैं, तो अब देखिए यूट्यूब चैनल्स का या ऑनलाइन की भी बात करें हम, तो कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अब उसने जैसे कुछ टीचर्स फिल्टर किए। आज के समय में होता क्या है कि बच्चा अच्छा टीचर कैसे देखता है, या तो सब्सक्राइबर्स देखता है किसके ज्यादा है, या व्यूज देखता है किसके ज्यादा है चैनल्स पे, यही सब, और कमेंट्स देखता है क्या है। हालांकि व्यूज, सब्सक्राइबर, कमेंट्स ये सब पर्ची खरीद भी लेते हैं लोग आजकल। तो इसमें फिर होता क्या कि पहला जो स्टेप मैं आज के बच्चों का देख रहा हूँ यही देख के जाते हैं, फिर वहाँ टीचर की टीचिंग देखते हैं, और फिर जब देखते हैं कि यार अच्छा पढ़ा रहा है तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा रहा है तो फिर स्विच करता है। तो कहीं ना कहीं वो इसमें थोड़ा सा अपना माथापच्ची करता है, 2 4 5 टीचर स्विच करके इसी तरीके से जाता है, फिर लास्ट में वो सही तक पहुंच जाता है।
जो उसका सही उसके लिए सही होता है, और जो लगता है कि नहीं यार ये सही पढ़ा रहे हैं, हम इनसे पढ़ के कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, ये है। कई टीचर्स ऐसे हैं कि जो ठीक पढ़ाते होते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, या ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में बहुत समय कम देते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, हम लोग ऑनलाइन में बहुत कम समय दे पाते हैं, बहुत कम पढ़ा पाते हैं, एग्जाम टाइम पे ही पढ़ा पाते हैं। ऑफलाइन में ही क्लासेस और सारी चीज़ों से कभी रेगुलरिटी बन ही नहीं पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं रेगुलरिटी बनाने की। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी हमारा ऑनलाइन पे थोड़ा सा लैग करता है, और लगातार प्रयासरत है कि ऑनलाइन पर रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी और सही चीज़ें बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो इस चीज़ का। बढ़िया। आप कुछ ये बताना चाहेंगे जैसे कि किस बोर्ड की किताबें जो हैं आपके अनुसार मतलब लगभग चीज़ें सही होती है एज ए कंटेंट के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से? जैसे कि कंटेंट किसी किताब में ज़्यादा दिया रहता है, किसी बोर्ड की किताब में, और किसी में जो है क्वेश्चन बढ़िया दिए रहते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो मोस्टली तो एनसीईआरटी, अगर एनडीए की बात करें या किसी एग्जाम्स की बात करें कॉम्पिटिटिव, तो मोस्टली तो एनसीईआरटी को ही सारे एग्जाम्स को दे रखा गया है, बनाता वही है कि एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। अब उनको आप पढ़ते कैसे हैं ये डिपेंड करेगा, ठीक है। बुक्स तो ज्यादातर सब सही ही होती है, बुक्स को तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता जहाँ बुक्स वर्ड आ जाता है। आपके पढ़ने के तरीके और उसको किस तरीके से समझते हैं, इनमें चीजें डिपेंड करता है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन ये उठता है बहुत ज़्यादा कि मान लीजिए कोई बच्चा होता है वो अब पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो 9th या 10th स्तर पर अपनी उस चीज़ को उतना पकड़ नहीं पाया मैथमेटिक्स में, या जिस तरह से उसे पढ़ना चाहिए था उस तरह से उसने नहीं पढ़ा है, और अब जो है कंप्यूटर एग्जाम में उतर आया है तो उसको वो चीज़ें अब समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे स्टूडेंट को किस प्रकार से अपने आप को धीमे धीमे ऐसे स्टूडेंट का मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एक बच्चा था 9th स्टैंडर्ड में था, 8th स्टैंडर्ड तक उसने कोई पढ़ाई करी ही नहीं मैथ्स की। तो मैंने क्या किया, 9th स्टैंडर्ड मैंने देखा कि पहले प्रयास किया 9th पढ़ाने का, मैंने देखा कि लगातार वो समझ ही नहीं पा रहा है, बड़ा प्रयास करने के बावजूद भी पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा 9th पढ़ाने ही नहीं उसको 1 से 5th पढ़ाया 3 महीने में, 3 महीने में 5th से 8th पढ़ाया, और उसके बाद फिर आगे के 6 महीने में 9th पढ़ाया, अच्छा स्कोर करने लगा। सिलेबस की 5 पढ़ाया, फिर 5 से 8 पूरा बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ा दिया, जो मेन चीजें जो आगे मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट है जीवन में पढ़ने के लिए, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। सिंगल पढ़ाता था उसको मैं पूरा बेस ही सही कर दिया। तो अभी मेरे पास मुझे लगता है कि कितना भी वीक बच्चा दे दिया जाए मैं उसको सिखा दे जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसमें वर्कआउट कर रखा है पढ़ने को लेकर। टीचर के तौर पर चैलेंज देना बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल। मैं इसके लिए तो गारंटी देता हूँ कि अगर कोई बच्चा कितना भी वीक हो मैं सिखा सकता हूँ। बस अब अगर क्लासरूम में है तो सारे बच्चों को लेकर चलना होता है, अगर कोई सिंगल बच्चा है तो सिखा सकता हूँ, बस समय उसी हिसाब से देना पड़ेगा जिस हिसाब से वो बच्चा जिस स्टैंडर्ड। अच्छा, के मारते भी हैं कि मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं? अब ये जनहित में जारी है, बाकी आप समझ पा रहे हैं, और मैथ्स का टीचर थोड़ा सा होता है ये थोड़ा सा बच्चों को, ये हमने सुना है ना, जैसे कि हमारे समय में जब हमारे भाई बहन पढ़ते थे तो उसमें बहुत रगड़ा जाता था उनको। हाँ एक्चुअली में कल के स्तर में आज के में थोड़ा सा ये मारने का प्रोसेस जो सिस्टम है थोड़ा सा कम हुआ है, बच्चों को समझा के ज्यादा चला जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है बच्चे अगर नहीं, क्योंकि मेरा कंसर्न जब पढ़ाते समय थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं यार बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, अगर घंटे 1 घंटे समय दे रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर पढ़ाना है, और कंसंट्रेट होकर उनसे रिस्पॉन्स भी लेना है। पढ़ाना अकेले कंसर्न नहीं रहता है कि 1 घंटा दिया, समय पास किया, निकल गया, ऐसा नहीं है। पढ़ाने के साथ साथ ये होता है कि बच्चा भी रिस्पॉन्स करे यार, बच्चे को सीखना है, फिर सिखाना है एट एनी कॉस्ट। अगर आया है तो बच्चा सीख के जाएगा, फिर ये कंसर्न रहता है। कितनी अटेम्प्ट, मतलब कितनी बार, मतलब 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कब तक? नहीं, अगर बच्चा ना जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ता नहीं हूँ मैं बच्चे को। आत्मबल कमजोर नहीं होने देता कि 1 बार 2 बार 3 बार चलो अब रहने देते ना, छोड़ के मतलब छोड़ना नहीं है। जब तक वो पढ़ेगा तब तक सिखाना है, पूरा प्रयास रहता है। क्लास में फिर क्लास के बाद भी उसको बुलाएंगे, उसको अगर नहीं पढ़ रहा है तो रोक लेंगे क्लास के बाद कि इतना लगा के ही जाना है, पूछिए आके मेरे से बार बार। मैं बैठा हूँ संस्थान में, अकेडमी में हूँ, प्रयास अपनी तरफ से पूरा रहता है सिखाने का बच्चे को, बशर्ते बच्चा ना भाग जाए मैदान छोड़ के। ये है। ऐसा कोई मतलब हुआ है स्टूडेंट जो मतलब अब खुद हो गया, अब नहीं सीख पाएंगे, ऐसा मतलब निकल गया हो? ऐसा तो मुझे कोई बच्चा याद नहीं। कहीं ना कहीं बच्चा भी सीखना चाहता है ना, वो भी पढ़ना चाहता है, वो भी सोचता है कोई टीचर ऐसा मिले तो जो उसको सिखाए। अच्छा, बच्चा भागता वही है जहां वो पूछ नहीं पाता या सीख नहीं पाता। अगर उसको कोई टीचर ऐसा, भाई हर एक बच्चा सीखना और अफसर बनना चाहता है, कौन लाइफ जीवन में सफल नहीं होना चाहता है। बशर्ते उसका इतना कमजोर होता है कि वो उस लेवल पे ना जाके पूछ पाता है, ना टीचर उतनी हेल्प कर पाता है। तो बियॉन्ड जाके भी क्लास के बाद हेल्प करना बच्चों की, और बच्चों से बात करना, और बच्चों को समझना किस स्तर पे, उनके साथ मेहनत करना, फिर उनको एक सही स्तर तक पहुंचाना, जिसमें मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, छोड़ते नहीं है वास्तव। अच्छा, हाँ, जैसे कि हमें पता चला कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही बच्चों से हिले मिले हैं,
हाँ, मतलब ये रहता है कि थोड़ा सा मतलब माहौल मतलब क्लास का थोड़ा सा हाँ, वो बना रहता है हाँ, तो बच्चों का। कभी ये नहीं लगता कि जैसे टीचर होने पर भी ये ज्यादा छूट दे देना या फिर ज्यादा मतलब उनके साथ थोड़ा सा दोस्तानापन रखना? नहीं, बात ये है कि बच्चों के साथ अगर इतना इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो खुल के हम उनको समझ नहीं पाएंगे उतना। अगर उनको गहराई से समझना है कि वो कितना नॉलेज रखते हैं कितना नहीं, तो जब तक अगर उस माहौल तक नहीं उतरेंगे तो बच्चे को उतना गहराई से नहीं समझ पाएंगे, फिर उनके अंदर क्या कमियां उनको दूर नहीं कर पाएंगे। तो वो एज अ टीचर और स्ट्रिक्ट होके तो नहीं हो सकता है, इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा सा क्लोज होना पड़ता है उनके लिए। कभी आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो चीजें चल रही हैं और जो ऑफलाइन चीजें चल रही हैं, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ऑफलाइन में जो है बच्चों के थोड़ा हेजिटेट महसूस करते हैं, भरी क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, और ऑनलाइन में ये हो गया कि बच्चा पर्सनली इंक्लूडेड है उस टीचर से या फिर उससे क्वेश्चन कर पा रहा है, तो आप किस चीज को बेहतर मानते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ऑनलाइन पे आज भी बच्चा उतने डाउट नहीं पूछ पाता है जितने ऑफलाइन में पूछ पाता है। कुछ बच्चों की अगर हम बात छोड़ दें, एक मेजोरिटी में देखें तो भाई ऑफलाइन बेस्ट है। अच्छा, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को कुछ स्तर पे ऑनलाइन बेस्ट है आपका, और कुछ लेवल पे आपका ऑफलाइन बेस्ट है। अगर ओवरऑल एक निष्कर्ष की बात करें तो ऑफलाइन बेस्ट है। अगर सारे चीजों को हटाते हुए अगर आप मेरे से एक पार्ट पूछे तो ऑफलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन कहाँ बेस्ट है? जैसे हम लोग भी ऑनलाइन में कई सारे आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स बुक पढ़ा के रखे हुए हैं। अगर बच्चा कोई कमजोर है जिसको हम 10 बार नहीं पढ़ा सकते, एक बार चैप्टर पढ़ा दिया वो उसको 10 बार देख पा रहा है, सीख पा रहा है वहां से, उन चीजों में ऑनलाइन बेस्ट है कि यार एक बार हम उसको रिकॉल करके कई बार पढ़ सकते हैं, कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, बच्चा कोई बाहर से आ रहा है, अब देखा यहाँ पे रूम रेंट भी देना, साल भर का खर्चा उसका इतना हो गया जितनी फीस नहीं है, अभी घर बैठे उसने ऑनलाइन का ले लिया पैकेज, पढ़ रहा है। देखिए, एक चीज मैं और कहूंगा कि ऑनलाइन उन्हीं के लिए बेहतर है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हाँ, ये अगर सेशन वाइज अटेम्प्ट वाइज आपके कम है तो ऑनलाइन में समझ उसी बच्चे को ज्यादा अच्छा आएगा। एक जो कमजोर है बच्चा उसको ज्यादा समय लगेगा, और घंटे 5-5 घंटे 4-4 5-5 घंटे लगातार बच्चा ऑनलाइन में पढ़ नहीं पा रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी जब तक टीचर सामने इंटरेक्शन उस लेवल को, क्लासरूम एक कंपटीशन डेवलप करता है, मेन अगर माहौल देता है, कंपटीशन डेवलप करता है। घर पे बैठ के वो माहौल और वो कंपटीशन वो बन नहीं पाता है। हालांकि जो सिंसियर बच्चे हैं वो ऑनलाइन से चलते हैं, ऑफलाइन तक पहुंचे ही जाते हैं एक समय के बाद। टीचर से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती सही ढंग से, वो लाइव इंटरेक्शन अलग ही माहौल देता है। कहीं पे कई सारे बच्चे इस बात को समझते भी है, लेकिन कहीं अपने घर की प्रॉब्लम, पैसा उतना अच्छा ना होने की वजह से तैयारी करनी है तो ज्वाइन कर लिया, या कुछ बच्चे ऑफलाइन कर चुके हैं फिर रिपीट उनके लिए बेस्ट होता है जो एक बार ऑफलाइन कर चुके हो और फिर जा रहे हो रिपीटिशन के लिए या रिवीजन के लिए, सॉरी रिवीजन वर्ड ज्यादा अच्छा रहे, तो वहां पे उनके लिए सही रहता है। तो यही इस संवाद को यहीं पर समाप्त किया जाए। हाँ, देखिए, संवाद तो ऐसा है कि जितना आप भी करेंगे उतना कम है, लेकिन काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। काफी है अपने उसी के अंदर दायरे में रहकर, क्योंकि आपकी भी क्लासेस लगी हुई हैं, बिल्कुल, तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, तो आप बाकायदा कमेंट में छेप सकते हैं। समय मिलने पर हम साहब से जो है पूछकर कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं तो हम लेकर आपको बता सकते हैं। ओके।